हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीप सिंह चौहान। इनहेड कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको डिफेंस रिलेटेड कोर्स लेके आए हैं, जिसमें से आपको मैंने पहले ओवरव्यू दिया था केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड आज हम सारा कुछ पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आज से हमारा पहला चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो आज हम अपने पहले चैप्टर से तैयार करेंगे। इसका वेटेज बहुत होता है कंपटीशन एग्जाम में। यूपीएससी से लेकर डिफेंस रिलेटेड जितने एग्जाम होते हैं सारी यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो उसमें ये केमिस्ट्री का बहुत वेटेज होता है, इस चैप्टर का बहुत वेटेज होता है। तो आज हम इस चैप्टर को बड़ी प्यार से, बहुत आसानी से और सिंपल वे में सीखेंगे। जैसे कि आपसे पहले टॉपिक स्टार्ट करता हूं मैं, मैटर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैटर। तो हमारे दिमाग में मैटर को देख के आता है कि मैटर है क्या, मतलब क्या चीज है मैटर, हम कैसे इसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब हम कैसे बता सकते हैं। कोई हमसे नॉर्मली जनरली पूछे मैटर, तो हम उसे कैसे बता सकते हैं, उसे डेफिनेशन या उसकी परिभाषा। तो हम बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं बताऊंगा कि जैसे कि मैटर है क्या। तो जैसे कि डेफिनेशन आपने व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं कि एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, माने हर वो चीज जो हमारे आस पास है वो क्या है, मैटर है। और दूसरी थिंग क्या लिखी है कि विच थिंग हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस, माने हर वो चीज जो हमारे आस पास है और जो कि मास है इसका, और जो कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करती है, ये उस हर चीज को हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आइस, माने हर वो चीज आप अपने आसपास के वातावरण या घर में देखिए तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जिनका मास होगा, जो कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रही हैं। तो आप उन सब चीज को मैटर कह सकते हैं। ये तो हमें विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा सब चीजों में, मतलब हमें चीजों को समझ के चलना पड़ेगा। अगर चीजें आपको समझ में ज्यादा जल्दी आएंगी अगर आप विजुअलाइजेशन चल गए, विजुअल और इमेजिनेशन आपकी बहुत अच्छी होगी। तो उसी तरीके से आप जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक मार्कर फॉर एग्जाम्पल, इसके बाद से कुछ ना कुछ मास होगा और ये कोई ना कोई देख सकते हैं, मैंने इसे रख दिया तो ये हथेली पे मेरी कुछ ना कुछ ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, मैटर। तो जैसे कि आपको बहुत सिंपल भाषा में मैंने समझाया मैटर है क्या, तो ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। और अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब नॉट अ मैटर, माने नॉट अ मैटर, माने अब हम बताएंगे कि वो चीज जो मैटर नहीं है, माने जो कि हमें टेक्निकल टर्म में होता है या बहुत सारी चीजों में हमसे पूछ ले जाता है। अब आप लोग सोच रहे हो कि हमारे एवरीथिंग, मैंने कहा अराउंड अस, तो आपके दिमाग में होगा कि हमारे अराउंड तो साउंड भी है, हवा भी है, माने शैडो भी है, माने कि आप सोच रहे हो कि अब ये मैटर क्यों नहीं है। तो आपको मैंने जैसे कि टेक्निकल में डेफिनेशन यहाँ लिखी है कि विच थिंग हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। तो हर वो चीज जो मास ऑक्यूपाइड स्पेस करती है वो मैटर है। मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं शैडो, जैसे कि आपने कभी देखा होगा, और साउंड, ये दोनों चीजों से आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ही कॉमन थिंग है कि शैडो और साउंड। तो ना ही इनका मास होता है, ना ही ये कोई स्पेस ऑक्यूपाइड करती हैं, तो आप इन्हें कैसे कह सकते हैं ये मैटर है। तो जैसे कि आपको समझ में आया कि ये मैटर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो टेक्निकल टर्म में हम जैसे कि आप जो टेक्निकली रूप में जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन्हें केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और ये हमारे टेक्निकल टर्म में हम एटम और मॉलिक्यूल्स को डिफाइन कर सकते हैं। इनका मास भी होता है, ये वॉल्यूम भी ऑक्यूपाइड करते हैं, इसलिए इन्हें मैटर कहते हैं फॉर एग्जांपल। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बताएंगे मैटर की स्टेट कितनी होती हैं कि, माने मैटर के टाइप्स, या वही कहते हैं कि क्या अवस्थाएं होती हैं हिंदी में हम, जो कि अगर किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आती, स्टेट मीन्स अवस्थाएं। तो जैसे आगे बढ़ते हैं तो 3 अवस्थाएं होती हैं, माने 3 स्टेट होती हैं। देयर इज 3 स्टेट ऑफ मैटर। जैसे कि स्टार्टिंग में आपका सॉलिड पहली स्टेट होती है आपकी मैटर की, जो कि आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि 3 वर्ड्स अगर आपको बहुत अच्छे से याद हो। जैसे कि सॉलिड क्या है, फॉर एग्जांपल जो रिजेटो। अब मैं एग्जांपल दूं आपको सॉलिड का, तो एक आइस को आपने जब देखा होगा बर्फ को, तो वो एक कठोर होती है, एक शेप उसका फिक्स रहता है, माने आइस का फॉर एग्जांपल आपका देखें तो उसका वो रिजिड भी होती है, उसका शेप भी फिक्स्ड रहता है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहता है। माने जब आप ट्रे आपने यूज की होगी आपके रेफ्रिजरेटर में, जो ट्रे आप यूज करते हैं इसमें आप पानी डालते हैं, फिर आप उसे रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, फिर आप सुबह उठते हैं तो जब ट्रे से बर्फ निकालते हैं तो उसका जो ट्रे का जो वॉल्यूम और जो साइज फिक्स रहता है जो बर्फ का, वही सेम टाइप की आपको बर्फ मिलती है। अगर आपने चौकोर टाइप की ट्रे होगी तो चौकोर निकलेगी, आपका कटोरी रखते हैं तो कटोरी टाइप का निकल आती है बर्फ। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो सॉलिड स्टेट होती है उसका रिजिड भी होती है, उसका शेप भी फिक्स होता है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। अब आगे बढ़ते हैं तो आता है अगला अपना लिक्विड क्या है,
माने अब लिक्विड से आप हिंदी में से कहते हैं द्रव्य। द्रव्य माने हर वो तरल चीज, माने आपने देखो पानी हो गया, घी हो गया, ऑयल हो गया, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? लिक्विड के अंदर जाते हैं। तो लिक्विड की मेन डेफिनेशन या कैसे आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं सॉलिड से या गैस से। तो लिक्विड की ना ही ये रिजिड होता है, ना ही इसका शेप फिक्स्ड होता है। माने आप कैसे कह सकते हैं रिजिड? लिक्विड रिजिड हो नहीं सकता कभी। आपने कभी कोई लिक्विड देखा जो कठोर हो? कभी नहीं। और इसका आपने शेप तो कभी फिक्स देखा नहीं। जैसे आपको फॉर एग्जांपल मैं समझाऊं, अगर किसी बोतल में पानी है, अगर उस पानी को आप बाल्टी में डालते हैं तो पानी क्या करेगा? फिर बाल्टी की शेप ले लेगा। अगर उसी पानी को हम किसी कटोरे में डालते हैं तो वो कटोरी की शेप ले लेगा। अगर उसी पानी को हम गिलास में डालते हैं तो गिलास की शेप लेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि लिक्विड क्या है, ना ही उसका शेप क्या कहते हैं फिक्स नहीं हैगा। आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है लिक्विड का? वो होता है फिक्स्ड होता है। कैसे कह सकते हैं आप फिक्स्ड हो सकता है? जैसे कि मैंने 1 लीटर पानी लिया, बोतल में है, अब वही 1 लीटर पानी में बाल्टी में डालूं तब भी वो 1 लीटर रहेगा। अब वही पानी में अगर क्या कहते हैं कटोरे में डालूं तब भी वो 1 लीटर रहेगा। वही पानी में अगर फिर से बोतल में डालूं तब भी 1 लीटर रहेगा। तो इससे क्या है, वॉल्यूम क्या है समझ में आ रहा है? इसमें फिक्स्ड है, माने इसमें कोई भी कमी नहीं आ रही है। 1 लीटर तब भी था, तब भी है, तब भी रहेगा। और फिर आगे बढ़ते हैं हम, जैसे कि गैस जैसे कि आप सब जानते हैं, गैस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। नॉर्मली हम भली बुद्धि इन सब चीज़ों से क्या कहते हैं जानकार हैं कि गैस क्या है। तो गैस में हम आगे बढ़ते हैं, गैस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लिक्विड और सॉलिड से। तो ना गैस के ना ही गैस रिजिड होती है, ना ही इसका शेप फिक्स्ड होता है। कोई शेप फिक्स्ड नहीं होता गैस का। हम किसी एक जिस जगह आप डाल देंगे इसको उसी का शेप ले लेगा। किसी कंटेनर में गैस देखते हैं, जैसे कि आपने देखे होंगे गैस यूज की जाती है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर का गैस आपने देखा होगा, तो उस कंटेनर रहेगी तो उसी तरीके का आकार ले लेगी। माने जहां भी जिस चीज में उसको आप स्टोर करेंगे, कोशिश करेंगे, वो उसका आकार ले लेगी। तो इसका आप कह सकते हैं शेप क्या है? फिक्स्ड नहीं है, ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा। आप कभी कह नहीं सकते कि वॉल्यूम माने गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड हो सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं आसानी से सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। तो बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसका नाम है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी तो जनरली कंप्रेसिबिलिटी आप लोगों ने बहुत सुना होगा। नॉर्मल हम सुनते रहते हैं कंप्रेसिबल, क्या चीज़ कंप्रेसिबल है नहीं है। तो आप जैसे कि आपने पहले पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जैसे कि मैं आपको समझाऊं तो जो गैस है, जैसे कि गैस है, तो गैस को आप कैसे समझा सकते हैं? जैसे कि मेरे हाथ में ये खाली बोतल है, तो अब इसके अंदर कुछ ना कुछ गैस भरी होगी। तो अगर मैं इसे दबाऊंगा तो ये देख सकते हैं आप आराम से कंप्रेस हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं इससे आराम से कि जो गैस है उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है? हाई है। और अगर अब ये एग्जांपल देखना चाहें लिक्विड में, जैसे कि अब इसकी बोतल है, इसमें पानी भरा है, जब मैं इसे दबाऊंगा तो ये कंप्रेस होने में थोड़ा, जैसे कि आप खाली बोतल कंप्रेस कर रहे थे तो उसमें आसानी से हो जा रहा था, इतनी आसानी से कंप्रेस नहीं होता। तो आप कह सकते हैं लिक्विड की गैस से कंप्रेसिबिलिटी क्या है? कम है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था सॉलिड। तो सॉलिड में आपको एग्जांपल दे सकता हूं मैं। अब इसमें तो आइस रही नहीं, खत्म हो गई है, मगर फिर भी देख सकते हैं अब ये आइस है मेरे हाथ में, या किसी इसका ले लीजिए आप, मार्कर का ले लीजिए सॉलिड में। तो मैं इसको जितना दबा लूँ इसकी कोई शेप नहीं बदलेगी, कुछ नहीं होगा, जैसे का जैसा है वैसे ही रहेगा। तो इससे आप कह सकते हैं जो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी होती है वो लिक्विड और गैस के मुकाबले काफ़ी कम होती है। तो आप आसानी से, आपसे कभी भी कोई पूछे कि बताइए कंप्रेसिबिलिटी किसकी हाई होती है, तो आप कह सकते हैं हाँ आसानी से गैस की कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है। सबसे कम किसकी होती है? सॉलिड की होती है। और बीच में किसकी होती है? लिक्विड की होती है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है आपका ट्रांजिशन ऑफ मैटर। ट्रांजिशन ऑफ मैटर माने ट्रांजिशन, माने आपको ट्रांजिशन का मतलब होता है कि किसी चीज का माने एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, माने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होना है, तो हम ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे कि आपने बहुत सुना होगा कि अरे ऐसे कि आपको बहुत सिंपल सी मैं कहूँ कि आपके मोबाइल फोन आप यूज करते हैं, उसके अपग्रेड होते रहते हैं, एक वर्जन से दूसरे वर्जन में, तीसरे वर्जन में, चौथे वर्जन में। तो ऐसे ही आप इसे कह सकते हैं कि सॉलिड से, जैसे कि हम कहें सॉलिड, अगर हम इसे लिक्विड बनाएंगे तो इसकी जो स्टेट कहलाती है, जब सॉलिड से लिक्विड बनता है तो उसको हम कह सकते हैं मेल्टिंग। तो जनरली आपसे पूछे कोई
पूछता है कि मेल्टिंग क्या है, तो आप बहुत ही आसानी से उसे बता सकते हैं कि हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो जो प्रोसेस होती है उसको हम कह सकते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग, तो आप आसानी से मेल्टिंग की डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि लिक्विड, अगर हम लिक्विड को गैस में, ये गैस है, इसमें कन्वर्ट करते हैं तो लिक्विड से गैस कन्वर्ट होने में जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं वेपराइजेशन। ये आपने बहुत जनरली सुना होगा, बहुत ही आप पढ़ते आ रहे होंगे वेपराइजेशन क्या है। जब कोई लिक्विड है गैस में कन्वर्ट होता है, जैसे कि आपने देखा नदियों में बहुत जब गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो जो ऊपरी सतह का पानी होता है जो नदी का, वो भाप बन के उड़ने लगता है, भाप बन के उड़ के जाता है, फिर बादल बनते हैं, फिर बरसात होती है, फिर नीचे आता है, तो ये प्रोसेस चलती रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। अब आते हैं हम लिक्विड पे, और लिक्विड से हम अगर सॉलिड बनाएंगे, जैसे कि आपको कहें बर्फ जमाना, बहुत सिंपल सी बात है, आप लेते हैं पानी, रात को ट्रे में डालते हैं, सुबह निकालते हैं फ्रिज से, तो आप देखते हैं कि वही चीज़, हमारा जो पानी था वो एक लिक्विड एक सॉलिड स्टेट में बदल चुका है, तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे, सॉलिडिफिकेशन। तो आप बहुत अच्छे से, अगर आपसे कोई कहीं पूछे सॉलिडिफिकेशन क्या है, तो हम कह सकते हैं लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज करने को हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, गैस, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने को, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं लिक्विफिकेशन। माने लिक्विफिकेशन क्या है, अब लिक्विफिकेशन आपने बहुत देखा होगा कि बहुत, अब या आगे आप अगर बीटेक में जाते हैं तो और भी कहीं स्टडी फर्दर जाते हैं तो एक्सपेरिमेंट में या बहुत बायो में बहुत सारे टीचर क्वेश्चन पूछ लेते हैं सिंपल, लिक्विफिकेशन क्या है, अगर हमें पता नहीं होता, मगर हम दिमाग में अगर रीटेक करें तो जो लिक्विड से गैस से लिक्विड में चेंज होती है चीज़ें को चेंज करने में हम उस प्रोसेस को कहते हैं लिक्विफिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं, गैस से सॉलिड में चेंज करना, माने कोई गैस है उसको सॉलिड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस या क्रिया कहलाती है उसे हम कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन, डिपोजिशन माने बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि भाई हमने गैस से सॉलिड में कन्वर्ट किया तो उसे हम कह सकते हैं डिपोजिशन। और आगे अपना कौन सा है, सॉलिड। अब सॉलिड से अगर हमें गैस बनाना हो, सॉलिड से हमें गैस बनाना हो तो जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं सब्लिमेशन। माने जो क्रिया होती है सॉलिड से गैस बनाने की सब्लिमेशन होती है। तो सब्लिमेशन क्या है, एक प्रोसेस है, इससे हम सॉलिड से गैस बना सकते हैं। अब आगे का टॉपिक है आपका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आपने बहुत सुना होगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, माने हर चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट होता है कुछ ना कुछ। तो अब मेल्टिंग पॉइंट क्या बताऊं मैं आपको, जैसे कि कोई मैं एग्जांपल दूंगा, कोई बर्फ़ है, बर्फ़ का टुकड़ा लीजिए, तो जिस पॉइंट पे वो बर्फ़, आप जैसे कि बर्फ़ को निकाल के फ्रिज से बाहर रखिए, जब फ्रिज से बाहर रखते हैं तो जब उसे रखते हैं तो पिघलना स्टार्ट कर देती है, तो जिस पॉइंट में बर्फ़ पिघलना स्टार्ट करती है उस पॉइंट को माने उस पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो लिक्विड आपने देखा होगा, जब हमारी मम्मी चाय बनाती है तो पहले पानी डालती हैं फ्राईदान में, जो पानी जैसे आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद उबलना स्टार्ट हो जाता है, तो जिस पॉइंट में पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है हम उस पॉइंट को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, आपने ये पढ़ा होगा इग्निशन टेम्परेचर। ये एक वर्ड है जो कॉमन नहीं सुना होगा बहुत से बच्चों ने, लेकिन सराउंडिंग में नहीं होता है, बट आपने बहुत से लोगों ने जानते होंगे, क्योंकि आपको बहुत से लोगों ने ठंडियों में, आप जानते हैं जब ठंडी लगती है तो बहुत सारे दोस्त देखते हैं आपस में घेरा बना के बैठ जाते हैं, लकड़ी लेके जलाते हैं, तो जिस पॉइंट पर लकड़ी जलना स्टार्ट होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। अब आगे कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस, आपने बहुत लोगों ने ये रूल पढ़ा होगा, कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस। सेल्सियस सुनी होगी आपने, टेम्परेचर की यूनिट है, सेल्सियस माने मापते किसमें है, टेम्परेचर, केल्विन, फ़ारेनहाइट बहुत है, तो सेल्सियस आपने सुना होगा। तो यहाँ देखते हैं जो केल्विन लिखा है, केल्विन से सेल्सियस, जब हम केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है K बराबर C प्लस 273.15। माने अगर हमें कोई चीज़ केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं K बराबर 273.15 प्लस C। बहुत सिंपल। और अगर हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो हम कह सकते हैं कि F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। माने अगर हमें फ़ारेनहाइट से
सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो हम F बराबर 9/5 C प्लस 32 ये फॉर्मूला आसानी से पुट करेंगे और हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे एग्जांपल समझाऊंगा ये चीज़ को ध्यान में रखने के लिए। जैसे आपने गए होंगे, जब भी आपको बुखार हुआ, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको वो थर्मामीटर लगा देता है मुंह में, तो जब वो कहता है कि 104 डिग्री है बुखार, तो जो बुखार होता है ना वो आपका हमेशा फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, ना कि सेल्सियस में। क्योंकि आपको पता हो, बहुत कॉमन बात आपको याद आई होगी कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है सेल्सियस में, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर वो हमारा 104 डिग्री सेल्सियस से पहुंचेगा तो मैंने समझ लीजिए उबलने लगता। 100 डिग्री पे हमारी चीज़ें उबलने लगती है। अगर कोई कहते हैं हमें 104 डिग्री सेल्सियस बुखार है, मतलब वो झूठ बोल रहा है एक तरह से, क्योंकि इतने में तो आप जल के राख हो जाएंगे। समझ सकते हैं जो मैं बता रहा। तो जो बुखार नापा जाता है फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। वो जो 104 डिग्री होता है वो क्या कहते हैं, फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि ये रहा फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन। तो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है अपना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, माने 212 फ़ारेनहाइट होता है, और 100 सेल्सियस होता है सेल्सियस में। और केल्विन में होता है हमारा, जो केल्विन में 373 केल्विन होता है। और जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो फ़ारेनहाइट में 32 होता है, सेल्सियस में 0 होता है, केल्विन में 273 होता है। और जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ड्राई आइस माने CO2 ड्राई आइस, उसका फ़ारेनहाइट में 109 डिग्री होता है, सेल्सियस में 78 होता है, केल्विन में 95, इंग्लिश में बोले तो 109, सेल्सियस में 78, केल्विन में 95। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है फ़ारेनहाइट में होता है 321, सेल्सियस में होता है 196, और केल्विन में होता है 77। और जो कि लास्ट है हमारा एब्सोल्यूट जीरो, जो कि फ़ारेनहाइट में होता है 460 डिग्री, और सेल्सियस में होता है 273, और केल्विन में होता है 0। आप सोच रहे हो ये सब क्यों? ये सिंपल से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कंपटीशन में तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ड्राई आइस का जो बॉइलिंग पॉइंट है फ़ारेनहाइट में कितना होता है, सेल्सियस में कितना होता है। तो अगर आप ये टेबल याद कर लेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है, ये आपकी सिलेबस में, इसको जरूर याद करें। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक अपना जो है इवेपोरेशन बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जो कि आपने बहुत सुना होगा आपकी निजी लाइफ में, या निजी टॉपिक है ये। इसमें जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो तो उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। तब स्टार्ट क्या होता है, इवेपोरेशन को और आसान भाषा में हम समझे तो कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, ये एक डायग्राम है, इसमें मैंने एक फ्लास्क है, इसमें लिक्विड भरा है, ये मतलब पानी, समझ लीजिए लिक्विड भरा है, ये लिक्विड भरा आएगा। तो जब आप इसे हीट देंगे, हीट प्रोवाइड यहाँ, तो ये समझ लीजिए लिक्विड भरा है। तो जब आपने देखा होगा कि नदियों में अक्सर आप नदियाँ बोलते हैं या पानी बोलते हैं, धूप में अगर हमने ये फ्लास्क रखते हैं, इसमें पानी भरा है, लिक्विड भरा है, पानी भरा है, तो क्या होता है जब जो ये ऊपर सतह के जो ये कण होते हैं, जो इसके वाटर मॉलिक्यूल के, वाटर के जो ऊपरी सतह के, तो उस हीट को मैंने ऑब्जर्व करके ऊपर की ओर इवेपोरेट होना शुरू कर देते हैं। वो हीट को ऑब्जर्व करके ऊपर की ओर निकलना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम सिंपली भाषा में इवेपोरेशन कहते हैं। माने सिंपल सा कहें हम कि कोई नदियाँ हैं, तो आप देखो जब धूप ज़्यादा पड़ती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो ऊपरी सतह होती है जो नदियों की, पानी होता है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। और टेक्निकल टर्म में हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो। अब आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग बहुत ही कॉमन शब्द है, जो कि आप सबने सुना होगा। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मियाँ जब घर में चाय माय बनाती हैं तो सबसे पहले क्या हम पानी डालते हैं। जब हम जैसे ही गैस स्टार्ट करते हैं तो कुछ देर बाद पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को मैंने चाय बनाने की जो फर्स्ट प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। या तो नॉर्मल हम कह सकते हैं, देखिए बहुत से स्टूडेंट जो हॉस्टल लाइफ में रहते हैं मैगी बहुत बनाई होगी सबने। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम केटल लेते हैं, सब पानी गर्म करते हैं,
तो उस प्रोसेस को हम पहले क्या है बॉइलिंग करते हैं, उसके बाद फर्दर जो मैगी बनाने की प्रोसेस है वो हम करते हैं। तो उसे आप नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं बॉइलिंग क्या है। जब बॉइलिंग क्या है, एक तरह से वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, टेक्निकल टर्म में कहें हम, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तब क्या प्रोसेस, उस प्रोसेस को कहेंगे हम बॉइलिंग कहेंगे। और अगर डायग्राम के हिसाब से देखें हम, डायग्राम के हिसाब से देखें कि अगर ये आपका एक, समझ लीजिए एक चाय का बीकर है, यहाँ से आप हीट देते हैं, इसे हीट दे रहे हैं, समझ लीजिए ये गैस में रखा है जैसे कि हम, और ये इसके जैसे मॉलिक्यूल हैं, तो ये बॉईल करना स्टार्ट हो जाएंगे, ये उबलना स्टार्ट हो जाएंगे, एकदम भड़बड़ाना स्टार्ट हो जाएंगे तरह से। इनमें ऐसा लगता है जैसे अगर हीट देंगे तो एकदम से आतंक मच जाएगा, समझ लीजिए भीड़ है, इसमें सड़ा खुला सा अंडा आप छोड़ दें तो भीड़ छितर भीतर होना स्टार्ट हो जाएगी, इधर उधर लोग भागना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही इसमें वाटर में होता है, जब आप इसमें हीट देते हैं तो ये इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें और इवेपोरेशन में अंतर ये होता है कि इवेपोरेशन सिर्फ ऊपर की जो मॉलिक्यूल, ऊपरी सतह के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो वेपोरेट होते हैं, इसमें जो नीचे ये सतह के मॉलिक्यूल हैं सारे के सारे हीट लेके इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं। ये डिफरेंस है बेसिक इवेपोरेशन और बॉइलिंग में। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन आपका किन किन बातों पर डिपेंड करता है, माने इवेपोरेशन तो हर चीज़ किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड जरूर करती है कि कैसे कैसे होगी। तो इवेपोरेशन आपकी डिपेंड करती है जैसे कि टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर पे कैसे है। अब हम टेम्परेचर पे देखें तो कैसे डिपेंड करेगा इवेपोरेशन। आप जैसे टेम्परेचर बढ़ा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है गर्मियों में इवेपोरेशन ज़्यादा, नदियों से पानी वेपोरेट ज़्यादा जल्दी करने लगता है। माने जैसे जैसे टेम्परेचर, ठंडियों में पानी वेपोरेशन कम होता है क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर एक इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है इवेपोरेशन में। फिर दूसरा पॉइंट है आपका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया से आप क्या समझते हैं, आप नॉर्मल हैं, आप आपने गर्मियों में देखा होगा कि आप जैसे कहीं कोई दौड़ मोड़ लगाने जाता है या मिलिट्री तैयारी करता है, आपने नॉर्मल गर्मियों में देखा होगा, गर्मियों में जैसे हम स्पोर्ट्स कुछ भी खेलते हैं तो जब घर लौटते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो हमारा नॉर्मली हमारा शरीर ठंडा हो जाता, मतलब शरीर ठंडा हो जाता और बहुत जल्दी पसीना सूख जाता। तो क्यों होता है, वो होता है सिर्फ विंड की वजह से। जो विंड है तो विंड जितना ज़्यादा, मतलब विंड स्पीड रहेगी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। और सरफेस एरिया की बात कर रहे थे हम, सॉरी, सरफेस एरिया आपको बता देता हूँ। सरफेस एरिया कैसे फर्क डलता है, जैसे कि आपने जैसे नदी, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जैसे नदी है, जितनी बड़ी नदी है, जैसे मैंने इतना सा बाउल लिया, उसे धूप में रख दिया, तो उससे जो सरफेस एरिया होगा उसका बाउल का कम होगा, इसलिए इवेपोरेशन जो होगा कम होगा। अगर जितनी नदी है जैसे बहुत बड़ी, उसका सरफेस एरिया माने बहुत बड़ा है, इस हिसाब से उसका इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होगा। जैसे आप कहते हैं सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, जितनी विंड स्पीड ज़्यादा होगी उतना इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। मगर ये बात आपकी जो क्या कहते हैं ह्यूमिडिटी है इस पर डिपेंड नहीं करती। आप सिंपल सी बात बता दे रहा, आप जैसे कि, हाँ, तो सिंपल सी बात है, जैसे कि आपने गर्मियों में देखा होगा कि आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं बाहर, क्योंकि उनका क्या कहते हैं टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया के हिसाब से भी आप जितना कपड़े को फैला के डालेंगे, मतलब सरफेस एरिया बढ़ेगा। अगर आप ऐसे ऐसे मोड़ के डाल दें तो ये कम देरी में सूखेगा, मगर आप इसे फैला के अगर डालें इस रुमाल को तो ये बहुत जल्दी सूखेगा, क्योंकि इससे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और मगर अगर मौसम में आपका ह्यूमिडिटी है, जैसे आपका बरसात का मौसम चल रहा है, जैसे इसी टाइम आप देखिए कि बरसात का मौसम चल रहा है, तो बाहर देखेंगे कि ह्यूमिडिटी बहुत, आर्द्रता हिंदी में जिसे कहते हैं आप, बढ़ जाती है, धूप निकलती नहीं है, तो हमारे कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। तो ह्यूमिडिटी में क्या होता है, जब ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना इवेपोरेशन कम होगा। माने एक लौता फैक्टर है ह्यूमिडिटी, जिसमें ये ज़्यादा होगी तो कम होगा, मगर टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारा अगला टॉपिक है लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट बहुत लोगों ने, एक कॉमन सा आएगा, कॉमन सा टॉपिक है जो बहुत लोगों ने सुना होगा, मगर आप मेरे हिसाब से तो बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे, जो कि उससे चले आ रहे हैं, नॉन टेक साइड से, मतलब जिन्होंने कॉमर्स या आर्ट साइड ले रखी होगी, मगर वो भी कभी कभी डिफेंस के एग्जाम भरते हैं, तो उनके लिए लेटेंट हीट एक नया वर्ड होगा, बट बहुत ही सिंपल हैगा। लेटेंट हीट को आप इस तरीके से रख सकते हैं जैसे छुपी हुई। लेटेंट क्या है, एक हिडन, माने छुपी हुई हीट होती है। माने कि आप कोई कॉमन एग्जांपल दूं कि आप जब चाय बनाते हैं, चाय बनाते हैं तो आप नॉर्मल पानी आपने लिया, तो जब पानी का टेम्परेचर है, समझ लीजिए सेल्सियस में समझते हैं हम,
37 डिग्री सेल्सियस एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इसमें आपने पानी लिया, समझ लीजिए पानी का टेम्परेचर भी 37 डिग्री या 30 डिग्री सेल्सियस है, कुछ भी ले लीजिए आप, 30 डिग्री सेल्सियस। जैसे आप उसे उबालना स्टार्ट करेंगे गैस पे, तो एक टाइम ऐसा है कि उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और वो बॉयल करने लगा। मगर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो 100 डिग्री से आगे नहीं बढ़ेगा, माने बॉयल भी होगा मगर 100 डिग्री सेल्सियस तक ही रहेगा। तो क्या होगा, पानी फिर धीरे धीरे भाप बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा, अब समझ लेना, बहुत सिंपल है आपका, कि जब कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है और उसकी हीट में कोई भी चेंज ना है, समझ रहे ना, उसकी जैसे टेम्परेचर में कोई चेंज ना है, सो अगर टेम्परेचर में कोई चेंज ना है, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस था, अब वो रुक गया, अब उससे आगे ना उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, मगर वो जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा जब चाय या पानी उबाल रहे हो, तो जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो भाप बन के उड़ने लगता है, तो और ना उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा होता है। तो माने सिंपल सी लेटेंट हीट की डेफिनेशन है कि जब कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो और उसके टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए, तो उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। आपका पहला चैप्टर बहुत अच्छे से हो चुका है, आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी बारीकियों से बताया है। आशा करता हूँ आपको चीज़ों को समझ आया होगा। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही जरूर कमेंट करें, मैं और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा आपको। और आपका ये पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना